अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ चंद घंटों की एक खुफिया मुलाकात ने पूरे मशरक़ वस्ता की सियासत का रुख बदल दिया है तो शायद आपको यकीन ना आए। एक तरफ वाशिंगटन है जो चाहता है कि दुनिया की सबसे अहम समंदरी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ हर कीमत पर खुली रहे, जबकि दूसरी तरफ तेहरान है जो वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि अगर इसकी कौमी सलामती या क़यादत को ख़तरा हुआ तो सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि पूरा खित्ता इसके असरात महसूस करेगा। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल को एक इंतहाई सख्त वार्निंग भी जारी की। ये वार्निंग किसी आम बयान की तरह नहीं थी, बल्कि बराह रास्त इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्स के उस बयान के जवाब में थी जिसमें उसने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के साहिबजादे मुज्तबा ख़ामनाई के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर इस किस्म की किसी भी कार्रवाई की कोशिश की गई तो इसका जवाब इंतहाई ताकतवर होगा। लेकिन असल सवाल यह है कि जब एक तरफ धमकियों का तबादला जारी है तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? क्या ये दोनों मुल्क वाकई किसी समझौते के करीब पहुंच रहे हैं या ये सिर्फ वक्त खरीदने की एक कोशिश है? और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? ये तमाम सवालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जवाब सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, यूरोप, चीन और आलमी मईशत तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोहा में होने वाली मुलाकात इतनी अहम क्यों थी। जब भी दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत मुश्किल हो जाती है तो दोहा एक ऐसा मुकाम बन जाता है जहां बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कशीदगी कम करने की कोशिश की जाती है। इस बार भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस मरतबा गुफ्तगू का सबसे अहम मौजू सिर्फ न्यूक्लियर इशू नहीं था, बल्कि अपनाए हुर्मुज़ भी मुज़ाकरात का मरकज़ी नुक्ता बन चुकी थी। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर ये रास्ता सिर्फ चंद दिन के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर देंगी, शिपिंग इंश्योरेंस कई गुना महंगी हो जाएगी, आलमी स्टॉक मार्केटों में बेचैनी बढ़ जाएगी, यूरोप की तवानाई के बहरान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एशिया की बड़ी मईशतें खसूसन चीन, भारत, जापान और जनूबी कोरिया बराह रास्त मुतासिर होंगी। यही वजह है कि अमेरिका के लिए अपनाए हुर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का बुनियादी सतून है। तो अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो फिर इसे ईरान से बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इसकी वजह यह है कि ईरान ने गुज़िश्ता कई बरसों में सिर्फ अपनी फ़ौजी ताकत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उसने एक ऐसे दफ़ाई हिकमत अमली भी तैयार की है जिसे दुनिया एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी यानी A2AD के नाम से जानती है। इस हिकमत अमली का मकसद किसी ताकतवर बैरिया के लिए मखसूस इलाके में आज़ादाना कार्रवाई को इंतहाई मुश्किल बना देना होता है। ईरान के पास साहिली मिज़ाइल, तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियाँ, बारूदी सुरंगें, एंटी शिप मिज़ाइल, जदीद ड्रोन्स और मुख्तलिफ बैरी सलाहियतें मौजूद हैं। अगरचे अमरीकी बैरिया मजमूई तौर पर कहीं ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अपनाए हुर्मुज़ जैसे महदूद समंदरी रास्ते में किसी भी किस्म की फ़ौजी झड़प आलमी तजारत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। इसीलिए वाशिंगटन की अव्वलीन तरजीह ये है कि किसी भी तरह इस समंदरी रास्ते को खुला रखा जाए, जबकि ईरान यही पैगाम दे रहा है कि अगर इस पर गैर मामूली दबाव डाला गया या इसकी क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश हुई तो वो अपने तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो सख्त तरीन पैगाम दिया उसने ये सवाल पैदा कर दिया कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सफारतकारी इसराइल की हिकमत अमली से टकरा रही है? क्या वाशिंगटन कशीदगी कम करना चाहता है जबकि तल अवीव दबाव मज़ीद बढ़ाने के हक़ में है? और अगर दोनों इत्तेहादी एक ही सफ़े पर नहीं हैं तो इसका पूरे खित्ते पर क्या असर पड़ सकता है? इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का सबसे अहम नुक्ता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें अमेरिका, खलीजी ममालिक, रूस, चीन और हत्ता के पाकिस्तान के लिए भी नए मौक़े और नए ख़तरात पैदा हो रहे हैं। और यही वो मरहला है जहाँ से पूरी जियो पॉलिटिकल गेम एक नए रुख में दाखिल होती है। अब हम बात करेंगे कि ईरान ने इसराइल को इतनी सख्त वार्निंग क्यों दी, मुश्तबा ख़ामनेई का मामला इतना हसास क्यों है, अमेरिका इस कशीदगी को कैसे देख रहा है, और अगर एक भी गलत फ़ैसला हो गया तो मशरक़ वस्ता किस समत जा सकता है। बज़ाहिर तो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन पस मंज़र में अल्फाज की नहीं बल्कि ताकत, डेटरेंस और रेड लाइन्स की जंग जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल को जो पैगाम दिया वो दरअसल सिर्फ तल अबीब के लिए नहीं था, बल्कि वाशिंगटन के लिए भी एक वाज़ेह इशारा था।
انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی قیادت یا خاص طور پر مجتبی خامنہئی کے خلاف کسی قسم کی کارروائی یا دھمکی کو عملی شکل دینے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب انتہائی سخت اور فوری ہوگا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب امریکہ اور ایران بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مجتبی خامنہئی کا معاملہ اتنا حساس کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں ایران کے طاقتور مذہبی اور سیاسی حلقوں میں انتہائی با اثر شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ ایران کی پاور سٹرکچر میں ان کا کردار ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے، اس لیے ان کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کو تہران نہ صرف ایک فرد کے خلاف بیان بلکہ پورے نظام کے خلاف چیلنج تصور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراقچی نے صرف اسرائیل کو جواب نہیں دیا بلکہ امریکہ کو بھی یہ پیغام دیا کہ اگر واشنگٹن واقعی مذاکرات چاہتا ہے تو اسے اپنے اتحادیوں کو بھی قابو میں رکھنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہاتھ سے مذاکرات اور دوسرے ہاتھ سے دھمکیاں دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اب ذرا امریکہ کی پوزیشن بھی سمجھتے ہیں۔ واشنگٹن اس وقت ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال میں ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کی سلامتی کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ سمجھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جانتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ دوبارہ براہ راست فوجی تصادم شروع ہو گیا تو سب سے پہلے عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ اس لیے دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کا مرکز اس مرتبہ صرف نیوکلیئر پروگرام نہیں بلکہ ابنائے ہرمز میں شپنگ سیکیورٹی اور ریجنل سٹیبلٹی بھی رہی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ صرف میزائلوں سے لڑی جاتی ہے، لیکن جدید دور میں اکنامکس بھی ایک ہتھیار بن چکی ہے۔ اگر ایران ابنائے ہرمز میں صرف اتنی غیر معمولی یقینی صورتحال پیدا کر دے کہ شپنگ کمپنیاں اپنے جہاز بھیجنے سے ہچکچانے لگیں تو بغیر ایک بھی گولی چلائے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، انشورنس ریٹس اوپر جا سکتے ہیں اور سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر میں ہونے والے مذاکرات صرف دو ممالک کے درمیان بات چیت نہیں بلکہ عالمی معیشت کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی سمجھے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، اگر مذاکرات جاری ہیں تو پھر ایران اتنی سخت زبان کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈیٹرنس۔ دفاعی حکمت عملی میں ڈیٹرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالف کو پہلے ہی یہ یقین دلا دیں کہ اگر اس نے کوئی مخصوص قدم اٹھایا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ یعنی مقصد جنگ شروع کرنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا ہوتا ہے۔ ایران بھی اس وقت یہی حکمت عملی اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک طرف مذاکرات کی میز پر موجود ہے اور دوسری طرف اپنے مخالفین کو مسلسل یاد دلا رہا ہے کہ اس کی کچھ ایسی سرخ لکیریں ہیں جنہیں عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ، ایران اور اسرائیل کے اس بحران میں چین، روس، خلیجی ممالک اور پاکستان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا یہ صرف تین ممالک کا تنازع ہے یا پھر پوری دنیا اس کے اثرات محسوس کر سکتی ہے؟ اگر ہم جیو پولیٹیکل میپ کو دیکھیں تو جواب بالکل واضح ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں ہونے والا ہر بڑا فیصلہ صرف اسی خطے تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی گونج واشنگٹن، بیجنگ، ماسکو، برسلز اور اسلام آباد تک سنائی دیتی ہے۔ سب سے پہلے چین کی بات کرتے ہیں۔ چین دنیا کا سب سے بڑا توانائی درآمد کرنے والا ملک ہے اور اس کی تیل کی بڑی ضروریات خلیجی ممالک سے پوری ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے متاثر ہونے والوں میں چین بھی شامل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ مسلسل اس بات پر زور دیتا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم ہونی چاہیے اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ دوسری طرف روس کی صورتحال کچھ مختلف ہے۔ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو روس کو اس سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے بڑے توانائی برآمد کنندگان میں شامل ہے۔ لیکن اگر مشرق وسطیٰ میں مکمل جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر صورتحال روس کے لیے بھی پیچیدہ ہو جائے گی کیونکہ ایک نئی بڑی جنگ عالمی طاقتوں کی ترجیحات بدل سکتی ہے۔ اب آتے ہیں خلیجی ممالک کی طرف۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت جیسے ممالک بظاہر ایران کے بعض اقدامات سے اختلافات رکھتے ہیں لیکن وہ بھی کسی بڑی جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ وجہ بالکل سادہ ہے، اس کی معیشت کا بڑا حصہ توانائی کی برآمدات، سرمایہ کاری اور عالمی تجارت پر انحصار کرتا ہے۔ اگر پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا تو اربوں ڈالر کے معاشی منصوبے، غیر ملکی سرمایہ کاری اور علاقائی استحکام سب متاثر ہوں گے۔ اور اب سوال آتا ہے پاکستان کا۔ پاکستان براہ راست اس تنازع کا فریق نہیں لیکن اس کے باوجود یہ بحران پاکستان کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پہلی وجہ تیل ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے۔ اگر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھتی ہیں تو اس کا براہ راست اثر پاکستان کے درآمدی بل، روپے کی قدر، مہنگائی اور بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ دوسری وجہ جغرافیہ ہے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں ایران، خلیج اور بحیرہ عرب سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلام آباد ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم رہے اور تمام تنازعات کا حل سفارتکاری کے ذریعے نکالا جائے۔ اب ذرا آگے کا منظرنامہ دیکھتے ہیں۔
इस वक्त दिफाई माहिरीन 3 मुमकिन इम्कानात पर बात कर रहे हैं। पहला इम्कान यह है कि कतर में होने वाले मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता एतमाद साजी की तरफ बढ़ें, दोनों ममालिक कशीदगी कम करें और आबनाए हरमुज़ के हवाले से कोई गैर एलानिया मुफाहमत पैदा करें। अगर ऐसा होता है तो आलमी मंडी निस्बतन मुस्तहकम रह सकती है। दूसरा इम्कान यह है कि मुज़ाकरात जारी रहें लेकिन साथ साथ ईरान और इसराइल एक दूसरे को धमकियाँ भी देते रहें, यानी ना मुकम्मल अमन हो और ना ही खुली जंग। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इस कैफियत को मैनेज्ड एस्केलेशन भी कहा जाता है, जहाँ दोनों फरीक दबाव बरकरार रखते हैं लेकिन बरह रास्त बड़ी जंग से गुरेज करते हैं। और तीसरा जो सबसे ख़तरनाक मंजरनामा समझा जा रहा है वो ये है कि अगर कोई एक गलत फ़ैसला, कोई मिस कैलकुलेशन या कोई गैर मतवक्का फ़ौजी कार्रवाई हो गई तो फिर हालात चंद घंटों में कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ ईरान और इसराइल ही नहीं बल्कि पूरा मशरक़ वस्ती एक नए बहरान में दाखिल हो सकता है, जिसके असरात आलमी मईशत, तवानाई की मंडियों और बैनुल-अक़वामी सियासत पर बरसों तक महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल अभी भी बाकी है और शायद यही सबसे आम सवाल है, क्या कतर में होने वाले ये मुज़ाकरात वाकई किसी बड़े मुआहदे की बुनियाद बन रही हैं या फिर ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा है जिसके बाद खित्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की तरफ बढ़ सकता है। इसी सवाल का जवाब आने वाले चंद हफ्ते और महीने तय करेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नज़रें सिर्फ तेहरान या तल अबीब पर नहीं बल्कि दोहा में होने वाली खामोश सफारतकारी पर भी जमी हुई हैं। अब अगर हम इस पूरे मामले को एक कदम पीछे हट कर देखें तो एक हकीकत बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है। अमेरिका, ईरान, इसराइल इस वक्त सिर्फ मौजूदा बहरान को मैनेज नहीं कर रहे बल्कि आने वाले कई सालों की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग भी कर रहे हैं। अमेरिका की पहली तरजीह यह है कि मशरक़ वस्ती में कोई ऐसी बड़ी जंग ना छिड़ जाए जिसकी वजह से आलमी मईशत एक नए झटके का शिकार हो। वाशिंगटन पहले ही यूक्रेन की जंग, बैरुल काहिल में चीन के साथ बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक कंपटीशन और दीगर आलमी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ऐसे में अमेरिका शायद एक और फुल स्केल वार एस्केलेशन का बोझ उठाना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी कमज़ोर पोजीशन में नहीं खड़ा। गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान ने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क को काफ़ी हद तक मजबूत किया है। यही वजह है कि आज अगर कोई भी मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई पर गौर करता है तो इसे सिर्फ ईरान की फ़ौज का नहीं बल्कि पूरे खित्ते में मुमकिन रद्द अमल का भी हिसाब लगाना पड़ता है। यही वजह है कि दफाई माहिरीन अक्सर कहते हैं कि आज की जंगें सिर्फ टैंकों और लड़ाका तैयारों से नहीं जीती जाती, बल्कि इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, इकनॉमिक प्रेशर, सैंक्शंस, ड्रोन्स और इंफॉर्मेशन वारफेयर भी उतने ही अहम हथियार बन चुके हैं। अब आखिर में सबसे अहम बात, इस वक्त किसी भी जिम्मेदार तज्जियाकार के लिए ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जंग यकीनी है या अमन यकीनी है। हकीकत यह है कि दोनों इम्कानात मौजूद हैं। हालात का इन्हिसार आने वाले दिनों में होने वाले सफारती राब्तों, फौजी फैसलों और सियासी बयानात पर होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर नई खबर को जज्बात के बजाय हक़ाइक़ और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा जाए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राय में अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या मशरक़ वस्ती एक नए बहरान की तरफ बढ़ रहा है। आपकी राय हमारे लिए अहम है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।